नमस्ते छात्रों, सुस्वागतम। आज हम 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 3 और वह जो पाठ है छात्रों, वह पाठ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पाठ में हमें पशुता का चिन्ह क्या माना गया है, पशुता की जो बुराइयाँ है वो कौन से प्रतीक है, इन सारे घटनाओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। वैसे तो यह निबंध कहलाता है, लेकिन एक सवाल के कारण बहुत सारे विवेचनाओं के माध्यम से यह पाठ दिया गया है। तो उस पाठ का नाम है छात्रों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके जो लेखक है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो सबसे पहले छात्रों हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय देखते हैं। जन्म 1907 उत्तर प्रदेश के बलिया इस जिले में हुआ। उनकी जो मृत्यु है वह 1990 उत्तर प्रदेश में ही हुई। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, सांस्कृतिक और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमारे सामने इस सारी घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। तो उनकी जो प्रमुख कृतियाँ है वह अशोक के फूल, बहुत ही अच्छा ऐसा निबंध यह अशोक के फूल है। कल्पलता, यह भी उनका निबंध है। बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, यह उनके उपन्यास है। आगे जाकर अगर देखेंगे तो आपको नाखूनों को इस तरह से सजाया हुआ आपने कभी देखा होगा या आपने कभी किया होगा, इस तरह की जो चित्ररेखा, बराबर। तो इस चित्ररेखा में अगर देखेंगे तो जो उंगलियां है हाथ की, वह अलग अलग चित्रों के माध्यम से सजाए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या यह सही है नाखूनों को बढ़ाना? अगर नाखून बढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध में अगर देखेंगे तो क्या दिया गया है। तो प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है, यानी बुराइयाँ है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। इसलिए छात्रों, नाखूनों को बढ़ाना बहुत ही अच्छा कार्य माना नहीं जाता। इसलिए वह एक अगर देखेंगे तो पशुता का चिन्ह आपको नज़र आएगा। इसलिए छात्रों, नाखूनों को बढ़ाना बुरी बात है। इसके साथ साथ जो निबंध दिया गया है बहुत ही बहुचर्चित विचारात्मक निबंध है। और लेखक ने क्या किया है, अपनी जो पुत्री है छोटी सी, एक दिन उनसे पूछ बैठी कि मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर भी है कि उनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। सही बात है। नाखून जिस तरह से पशुता का प्रतीक है, बुराइयों का प्रतीक है, तो उसे हम काट देते हैं। सही है। तो जिस तरह से नाखूनों को काटते हैं, ठीक उसी तरह से यदि हम हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, उन आदतों को अगर हम त्याग देंगे तो मनुष्य का जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए लेखक के पास इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सवाल, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था और वे सोचने के लिए विवश हो गए। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव को अपने इन नाखूनों की किस तरह से ज़रूरत थी, वह क्यों नाखून बढ़ाते थे। इसलिए वह सोचने लगे तो आदि मानव अपने रक्षा के लिए नाखूनों को बढ़ा सकते हैं, उन्हें बढ़ाते थे।
क्योंकि तब वो जंगलों में रहते थे। सही है, यानी अश्मयुगन काल में अगर देखेंगे तो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में ही रहता था। अर्थात नाखून पशुता और बुराइयों का प्रतीक है। बराबर। तो आज मानव सभ्यता से बहुत विकास किया गया है, मनुष्य सभ्यता में लाई है। अब हम नाखून काटते रहते हैं, उसी प्रकार हमें बुरी आदतों और बुरे भावों का भी त्याग कर देना चाहिए। इसलिए गद्य संबंधी में इन सारे घटनाओं का वर्णन आचार्य जी ने किया है। तो चलो छात्रों, हम नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? तो इस परिचय में देखेंगे तो एक सवाल कर दिया है अपनी छोटी बच्ची ने अपने पिताजी के साथ कि कभी कभी छोटे बच्चे कैसा सवाल करेंगे किसी को भी पता नहीं होता, और उसका जवाब आपके पास होगा या नहीं होगा, इस तरह की अवस्था हो जाएगी। इसलिए इस आचार्य जी की जो छोटी लड़की है उसने भी सवाल कर दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो वह सोच नहीं सके। और तीसरे दिन जब नाखून बढ़ जाते हैं तब हम फिर उनको काट देते हैं, फिर वे आते हैं, फिर काट देते हैं, चुपचाप दंड सहल लेते हैं, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते वह क्या है, फिर से जैसे के तैसे हो जाते हैं। यानी आप कितनी भी बार नाखूनों को काटें फिर भी वह निर्लज्ज की तरह अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? आगे कहते हैं कि कुछ लाख की वर्षों की बात है। देखिए, उन्होंने एक उदाहरण दिया है। जब मनुष्य जंगली था, यानी जब मनुष्य जंगली यानी क्या, जंगल में रहता था, वनमानुष जैसा। वनमानुष यानी क्या? बंदर की एक प्रजाति। उसे नाखून की जरूरत थी, सही है, क्योंकि जंगल में रहता था। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। सही बात है, जंगल में रहते थे खुद की रक्षा करने के लिए। कभी वो जो वनमानुष है वह क्या करता था, नाखूनों को बढ़ाता था। असल में वही उसके क्या थे, अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। देखिए, जिस तरह से आज हमारे मुंह में दांत है तो कुछ ही तरह से दांत थे, लेकिन ज़्यादा महत्व नाखूनों का था और बाद में दांत को। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। धीरे धीरे क्या हो गए कि वह बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। उसमें क्या आया, उसमें हड्डियों के भी हथियार बनाए। यानी जो वनमानुष था, सबसे पहले अपने अस्त्र जो थे वह नाखून थे, और नाखून के बाद धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर के हिस्सों को या वस्तुओं का सहारा लेने लगे, और उसमें सबसे पहले उन्होंने चुन लिया हड्डियों के हथियार। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता था कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। पाशवी यानी क्या? पशु संबंधी। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। सही बात है। हथियार को चुनकर, यानी जो हड्डी के हथियार है वो हथियार बनने के बाद उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ा, और हड्डी के बाद उन्होंने क्या किया, धातु के हथियार बनाए, और इतिहास वहाँ से आगे बढ़ा और आज तक वह गवाह है। तो कभी कभी लेखक कहते कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। सही बात है। अगर अपने छोटे बच्चों के अगर नाखून बड़े हो जाते हैं
तो वो क्या करते हैं, जो बड़े आदमी है, जो घर का बड़ा आदमी है, वो क्या करता है, अपने छोटे छोटे बच्चों के नाखून काट देता है। अगर वह खुद बच्चा नाखून काटने लायक होता है तो वो खुद काट सकता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता और नाखून बढ़ाना यह एक बुराई है, ऐसी समझ आज के इस मनुष्य में आपको दिखाई देती है। आगे कहते हैं कि अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में सहायता मिले। इसलिए मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसे पशुत्व का प्रमाण है और उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। देखिए, अगर आदमी अपने शरीर और मन के और वाक अनायास की जो होने वाली वृत्तियों पर विचार करता है तो वास्तविक प्रवृत्ति पर पहचानने की जो व्यवहार करता है वह वास्तविक व्यवहार करते समय उसे सहायता मिलती है कि मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो वृत्ति है, जो व्यवहार है, वह पशुत्व का प्रमाण है। इसलिए इन सारी घटनाओं को नज़र रखते हुए वह क्या करता है, अपने नाखून काट लेता है और उसकी जो निशानी है मनुष्यता की, वह मनुष्यता की निशानी दिखाता है। फिर आगे कहते हैं कि मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक का मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, तब मनुष्य पशुता की ओर बढ़ता है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। तो मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। इसलिए जिसको कुछ भी बोध नहीं होता है वह निर्बोध होती है, और वही जो बालिका है उस बालिका ने किसको सवाल किया है, अपने पिताजी से नहीं तो मनुष्य जाति से ही सवाल कर दिया है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। क्योंकि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ कि जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। इसलिए स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगते हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में क्या करना चाहिए, सुखी कैसे बनाया जाए। यही सारी घटनाएं वह क्या करते हैं, मन में विचार करने के लिए प्रवृत्त करती है। इसलिए छात्रों, इस पहले भाग में नाखून क्यों बढ़ते हैं और मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है और इन सारे घटनाओं का वर्णन इस परिच्छेदों में किया गया है। बाकी का जो शेष भाग है हम दूसरे भाग में देखते हैं। तब तक धन्यवाद।